हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 16वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैंने आपको जल प्रदूषण पढ़ा दिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ठोस अपशिष्ट। इसमें वो सारे कूड़ा करकट कचरा आता है जो हम घरों से, कारखानों से निकालते हैं और उनको हम किसी स्थान पे डंप कर देते हैं। उसके बाद हम ये नहीं देखते हैं कि उस कूड़े करकट के द्वारा क्या हुआ, कितनी पॉल्यूशन हुई, उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको नहीं पता रहता है। लेकिन इनके बहुत घातक प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि कूड़ा करकट में अगर जंतुओं के अवशेष हैं, जैसे कोई मांस मच्छी खा रहा है तो उनके अवशेष हैं, तो ये अवशेष सड़ने लगते हैं वहाँ पर, और वहाँ मच्छर मक्खी जो पैदा होंगे उनसे बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा एक और कूड़ा जो आजकल बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, वो है ई कचरा। ई कचरा का मतलब है जैसे पुराने मोबाइल्स हैं, पुराने टीवी हैं, कंप्यूटर हैं, इन चीज़ों को लोग अब डंप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्योंकि अब इनका कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं रह जाए। जैसे बहुत पुराने मोबाइल या कंप्यूटर हैं तो इनको लोग फेंक देते हैं, तो आखिर वो जाएगा कहाँ? आखिर वो कचरा बन के कहीं पर डंप होगा। तो इनमें बहुत तरह के विषैले और हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे मरकरी हो सकता है, लेड हो सकता है, कॉपर है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषकों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ठोस अपशिष्ट में वे सभी चीज़ें सम्मिलित हैं जो कूड़ा कचरा में फेंक दी जाती हैं। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि से रद्दी में फेंकी गई सभी चीज़ें आती हैं जो नगर पालिका द्वारा इकट्ठी की जाती हैं और उनका निपटान किया जाता है। तो पूरे शहर का जो कचरा है वो नगर पालिका की गाड़ियों के द्वारा इकट्ठा की जाती है और किसी एक जगह डंप की जाती है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में आमतौर पर कागज, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु, रबर, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके घर से कचरे के रूप में निकलती हैं। इनको जलाने से अपशिष्ट के आयतन में कमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन जलाने का परिणाम ये होता है कि इससे भी जहरीली गैसें मुक्त होती हैं, और दूसरा कि कुछ चीज़ें नहीं जलती हैं, जैसे कि जो हेवी मेटल्स हैं वो नहीं जलेंगे, लेकिन सामान्यतः पूरी तरह से नहीं जलती हैं और खुले में इसे फेंकने से यह चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करती हैं। न सिर्फ चूहे मक्खी बल्कि काकरोच के लिए भी, और वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, आपको पता है। सैनिटरी लैंडफिल्स खुले स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, फिर उनमें कचरा भर दिया जाता है, फिर उस कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो उससे कुछ हद तक समस्या कम हो जाती है, लेकिन आखिर वो मिट्टी के अंदर दबी हुई है और वहाँ से भी वो जहरीली चीज़ें मुक्त होंगी। सैनिटरी लैंडफिल में अपशिष्ट को संघनन यानी कॉम्पैक्शन के बाद गड्ढा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल मिट्टी डर से ढक दिया जाता है। मतलब यह है कि वही जैसा मैंने बताया, गड्ढे में भर के ढका जाता है। यदि आप किसी शहर या नगर में रहते हैं तो क्या आपको मालूम है कि सबसे नज़दीकी लैंडफिल स्थल कहाँ है? आपको बता दें कि शहरों में लैंडफिल स्थल बना भी नहीं है, और ये बड़े बड़े कचरे के ढेर लग रहे हैं, पहाड़ जैसे बन जा रहे हैं, और वो और ज़्यादा खतरनाक है। वास्तव में लैंडफिल्स भी कोई अच्छा हल नहीं है, क्योंकि खासकर महानगरों में कचरा इतना अधिक होने लगा है कि ये स्थल भी भर जाते हैं। ठीक है, इन लैंडफिल से रसायनों के भी रिसाव का खतरा है, जिससे कि भौम जल संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि लैंडफिल चूँकि गड्ढे हैं, वहाँ से ज़मीन का जो पानी है वो नज़दीक है, तो वहाँ से जो रिसे हुई चीज़ें हैं, जहरीली चीज़ें हैं, वो जाके भूमिगत जल में मिक्स होंगे, उसको फिर निकाल करके लोग पी रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो फिर उनमें वो जा करके वही प्रदूषण फैला रहे हैं। इन सब का एकमात्र हल है कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति हम सभी को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जैव निम्नीकरण योग्य बायोडिग्रेडेबल, दूसरा पुनश्चक्रण योग्य, और तीसरा जैव निम्नीकरण अयोग्य। देखिए, जैव निम्नीकरण मतलब जिसका हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। मतलब वे कार्बनिक पदार्थ जैसे मल पदार्थ है, खाने पीने की चीज़ें हैं, है ना, मांस मच्छी के टुकड़े हैं, इनको अगर हम प्रॉपर डिस्पोज करें
तो इनको सड़ा करके रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं। दूसरा है पुनर्चक्रण योग्य, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, मेटल की चीज़ें हैं, इनको हम ऐसे ना फेंक करके हम इनको रिसाइकलिंग में भेज दें। जैसे आजकल मोबाइल वगैरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो जब मोबाइल खरीदोगे ऑनलाइन तो उनके कंपनी के साइट में लिखा रहता है कि अगर आप कोई पुराना मोबाइल फेंकने वाले हैं तो आप उसको ना फेंकें, आप हमको दे दें, हम उनको रिसाइकल करेंगे। का मतलब वही है कि वो उनमें से जो मेटल्स वगैरह हैं उनको निकाल करके उनको रीयूज़ करेंगे। उससे दो फायदा होगा, वो कंपनी को 4 पैसे की कमाई हो जाएगी और दूसरा कि वातावरण को प्रदूषित होने से भी हम बचा सकते हैं। और तीसरा है जैव निम्नीकरण अयोग्य, मतलब जिनको हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं और रिसाइकलिंग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत पतली पन्नी की बनी हुई, जो पॉलीथीन की बनी हुई थैलियाँ हैं, वो रिसाइकलिंग भी नहीं होती है और उनको आप नष्ट भी नहीं कर सकते हो, या थर्मोकोल की चीज़ें हैं वो आप नष्ट नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरे की छँटाई की जाए। जिस कचरे का प्रयोग या पुनर्चक्रण किया जा सकता है उसे अलग किया जाए। ठीक है, रिसाइकलिंग करने योग्य चीज़ों को हम अलग करें। 3 डब्बे घर में होने चाहिए, ऐसा कहना है। कचरा बीन या गुदड़िया, रैग पीकर पुनर्चक्रण किए जाने वाले पदार्थों को अलग कर एक बड़ा काम करता है। आपने देखा होगा रेग पिकर्स जो आते हैं, ऐसे जो बोरियों को ऐसे लादे रहते हैं पीठ में, और कुछ पॉलीथीन और कुछ प्लास्टिक बॉटल, इन सबको उठा के उसमें बोरियों में भरते रहते हैं और फिर ले जाते हैं उनको बेचने के लिए। तो वो रिसाइकलिंग करने में इनका बड़ा योगदान है। भले ही आप उनको देख के नाक भौं सिकोड़ते हो, वो एकदम गंदे से रहते हैं, एकदम साफ सफाई नहीं करे रहते हैं, नहाए नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं लोग। जैव निम्नीकरण पदार्थों को जमीन में गहरे गड्ढे में रखा जा सकता है और प्राकृतिक रूप में अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अपघटन आप करा सकते हो, मलमूत्रों को, जीवों के अवशेषों को अपघटन करा सकते हो और उससे खाद बना सकते हो। आजकल आप लोग सोशल मीडिया में घरों में खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में देखते होंगे कि कुछ डब्बे इस टाइप के, जो ड्रम टाइप के बनाए रहते हैं लोग, और उसमें अपने घर के इस टाइप के जो कचरे हैं, जो खाने पीने से बची हुई कचरे हैं या फल सब्जियों के बची हुई टुकड़े हैं, उनको डाल करके वो उससे खाद बनाते हैं और उस खाद को लेकर के फिर अपने गमलों में यूज़ करते हैं, है ना। हालांकि हमारे आपके घरों में एक प्रथा ये है कि इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके हम बाहर जानवरों को खाने के लिए डाल देते हैं। तो उन जानवरों को, जो गाय भैंस है या कुत्ते बिल्ली हैं, उनको भी खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप भी वैसे ही करिए, अगर आपके घर के आसपास कोई जानवर आते हैं तो आप उनको खाने के लिए दे दीजिए, और नहीं तो फिर आप खाद बना करके उनको गमलों में डाल सकते हैं। इसके पश्चात केवल अजैव निम्नीकरण निपटान के लिए बच जाता है, जिनका निम्नीकरण नहीं हो सकता है और जिनको आप नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कचरा कम उत्पन्न हो, लेकिन इसके स्थान पर हम लोग अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों का प्रयोग अधिक करते जा रहे हैं। जैसे आप सब्जी मार्केट जा रहे हैं तो थैली लेके, मतलब अपना थैला लेके नहीं जा रहे हैं, तो आप उसको लेके जाइए और प्लास्टिक थैलियों में सब्जी लाने के बजाय आप अपने थैले में सब्जी लाना शुरू करिए। तो कुछ तो पॉलीथीन बचेंगी, कुछ तो। लेकिन देखिए समस्या क्या है ना, ये हमारे सब्जी या फल लाने से समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। समस्या है ये जो कंपनियां हैं जो आपको खाने पीने की चीज़ें पैकेट में बना के देती हैं। मैं अब नाम नहीं लूँगा, आप जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो, है ना, वो थैलियों में आते हैं पैकिंग। अब उन थैलियों को आप क्या करोगे, है ना। तो जितने भी सरकारें हैं या जो भी हैं, आपको सिर्फ सिखाते रहते हैं कि आप थैले में सब्जी लाइए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि आप इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनको किसी ऐसे पैकिंग में दीजिए जो जैव निम्नीकरण कर सकें, जिनका बायोडिग्रेडेशन हो सके। आप थैलियों में बंद कर दीजिए। बिस्किट्स हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, चिप्स है, नमकीन है, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों पॉलीथीन में आ रही हैं भाई, उनको भी तो बंद कराइए। वो ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि, क्योंकि वो ज़्यादा आज के डेट में। और फिर गुटखा पाउच जो आता है, हालांकि गुटखा पाउच तो आप पॉलीथीन के बजाय उसी तरह के कागज टाइप के एक पाउच में आता है। किसी अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का तैयार पैकेट, जैसे बिस्कुट का पैकेट, उठाकर उसकी पैकिंग को देखें। क्या आप पैकिंग के कई रक्षात्मक तहों को देख सकते हैं? आजकल तो एक ही लेयर होता है और वो पॉलीथीन का ही लेयर होता है, थैली का लेयर होता है ना। पहले तो 2-3 लेयर होता भी था, जिसमें एक वैक्स का लेयर भी होता था, वैक्स वाला लगा हुआ कागज रहता था, लेकिन अब तो केवल थैली ही रहता है। इनमें से एक तह प्लास्टिक की होती है।
हम अपनी दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ों जैसे दूध और जल को भी पॉली बैग में पैक करने लगे हैं। भाई दूध तो आपके यहाँ पैकेट में ही आ रहा है ना, चाहे वो किसी अच्छी कंपनी का दूध आ रहा है या लोकल कोई आपको ला के दे रहा है, तो वो पैकेट में ही ला के दे रहे हैं। कुछ लोग भले ही वो डब्बे में लाते हैं और आपके बर्तन में उड़ेल देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन पैकेट में दूध आ रही है। या फिर आप पाउच खरीदने लगे हो, पानी का 2 रुपये 2.5 रुपये का जो पाउच आता है। शहरों में फल और सब्जियां भी सुंदर पॉलीस्टीरीन और प्लास्टिक पैक में कर दी जा सकती हैं। अब आप आजकल जो फ्रेश आइटम बेचने वाली जो कंपनियां हैं, जो दुकानें हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनमें भी आजकल फल और सब्जियां बिकने लगी हैं, आप देखे हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, अच्छे आकर्षक थैलियों में पैक करके देते हैं, जिसको आप देख करके आकर्षित होकर ले लेते हो। हमें इनकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है और हम करते क्या हैं, उनको सिर्फ फेंक देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बार किसी पॉलीथीन को और यूज़ कर लेते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं। पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करने में योगदान दे रहे हैं। पूरे देश में राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग कम हो और उनके बदले पारिहितैषी या मैत्री पैकिंग का प्रयोग हो। भाई क्यों प्रयास की जा रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार हमको क्यों बोलती है कि आप पॉलीथीन का प्रयोग मत करिए। सरकार को चाहिए कि सीधे पॉलीथीन बनाने वाली कंपनी को बंद कर दे, न पॉलीथीन बनेगी न उसको कोई उपयोग करेगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि वो हमको सिखाया जाता है कि हम यूज़ ना करें। हम जब सामान खरीदने जाएं तो कपड़े का थैला या अन्य प्राकृतिक रेशे के बने हुए कैरी बैग लेकर जाएं और पॉलीथीन के बने थैले को लेने से मना करें। हम भी मना करें, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको पॉलीथीन को बंद करा देना चाहिए, उनका प्रोडक्शन ही बंद करा देना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार संबंधी अध्ययन। अब कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया गया देखिए। तो बेंगलोर में एक व्यक्ति हुए अहमद खान ने क्या किया कि जो पॉलीथीन वगैरह फेंकाए रहते हैं उनको पिघला करके उसको डामर के साथ मिक्स किया, जो बिटुमीन होता है जिससे रोड बनाते हैं, उस डामर के साथ मिक्स किया और उससे रोड बनाना शुरू किया। आपको पता है कि जो हमारे रोड होते हैं बारिश के दिनों में जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि उसमें पानी घुस जाता है ना, तो उखड़ जाते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक से बना हुआ रोड है ना, जिसमें प्लास्टिक मिक्स है, ये रोड ज़्यादा टिकाऊ रहता है और प्लास्टिक होने के कारण से उसमें पानी भी अंदर नहीं जा पाता है। तो बेंगलोर में इन्होंने काम शुरू किया और ये जो रेक पिकर्स होते हैं, कबाड़ी होते हैं, जो 40 पैसे पर केजी में पॉलीथीन को बेचते थे बेचारे, उनसे वो 6 रुपये किलो में भी पॉलीथीन को खरीदने लग गए। मतलब इतना अच्छा काम किया इन्होंने। तो ऐसे लोगों को नमस्कार है जो देश की सेवा करने के लिए ऐसे बड़े काम करते हैं। बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी के उत्पादनकर्ता 57 वर्षीय अहमद खान ने प्लास्टिक अपशिष्ट की सतत बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ निकाला है। वह पिछले 20 वर्षों से प्लास्टिक की बोरियां बना रहा है। लगभग 8 वर्ष पहले उसने महसूस किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है। उसकी कंपनी ने पुनर्चक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। एक पहले पाउडर तैयार किया, फिर उसको पिघला करके डामर के साथ मिक्स किया। इस मिश्रण को बिटुमीन के साथ मिश्रित किया गया, जिसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। अहमद खान ने RV इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से बिटुमीन और पॉलीब्लेंड के सम्मिश्रण का, जो मिश्रण होता है उसे ब्लेंड कहते हैं, का प्रयोग सड़क बनाते समय किया तो पाया कि बिटुमीन का जल विकर्षण गुण बढ़ गया है और इसके कारण सड़क की आयु 3 गुना अधिक हो गई है। जो सड़क 5 साल 10 साल चलता है वो 40 साल 30 साल चल रही है। पॉलीब्लेंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसी प्लास्टिक फिल्म अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए कचरा चुनने वालों को जहां 40 पैसे प्रति किलो मिलता था, अब खान ने उन्हें 6 रुपये प्रति किलो देने लगे हैं। उनको देने लगे हैं, ये मैंने बताया। मतलब रोड बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी एक शहर है जिसका नाम है अंबिकापुर। वहाँ के नगर पालिका ने ये काम शुरू किया है कि इससे सड़क बनाने का काम किया जाए पॉलीथीन से। तो इस तरह का काम अगर सरकार अपने स्तर पे करे तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा और ये काफ़ी समस्या को हल कर देगा। बेंगलोर में खान की तकनीक का प्रयोग कर वर्ष 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है, जो आज से 19-20 साल पहले की घटना है। मतलब इन 20 सालों में आप समझ लो कि वहाँ और पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर ये सड़क बनाए गए होंगे अगर ये तकनीक चल रही होगी तो।
वहाँ पर अब खान को पॉलीब्लेंड तैयार करने के लिए जल्द ही प्लास्टिक अपशिष्ट की कमी पड़ने लगेगी क्योंकि वो यूज होता चला जा रहा है। पॉलीब्लेंड की खोज के लिए आभार मानना चाहिए कि अब हम प्लास्टिक अपशिष्ट के दमघोंटू दुष्प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए कि वो पुरस्कृत करे, है ना, जो भारत रत्न है या पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ऐसे जो पुरस्कार हैं वो सरकार को देने चाहिए ऐसे लोगों को, है ना। अब ये जो जिनको दिया जाता था अभी तक, उनको देने के बजाय ऐसे लोगों को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अस्पताल से खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं जिनमें विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट और अन्य हानिकारक रसायन तथा रोगजनक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। भाई हॉस्पिटल में तो जो लोग पहुंचते हैं बीमार होते हैं, उनके शरीर में तरह तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, रोगाणु सब रहते हैं। वहाँ के अपशिष्ट जैसे रुई वगैरह है, इंजेक्शन के पार्ट हैं या दवाइयों के बचे हुए हिस्से हैं, है ना, पट्टियाँ वगैरह हैं, तो ये चीज़ें जो निकलती हैं ना, इसमें रोगजनक विषाणु, जीवाणु ज़्यादा होते हैं। अगर इनको जलाया जाए ना तभी वो नष्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए एक मशीन होती है जिसको इंसिनरेटर कहते हैं, इंसिनरेटर, उसमें डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक वाला रहता है, उसको चला दें तो जल जाता है वो पूरा। तो ऐसे चीज़ों का प्रयोग अस्पताल में होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के अपशिष्ट की सावधानीपूर्वक उपचार और निपटान की आवश्यकता होती है। अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए भस्मक, इंसिनरेटर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए भस्म कर दिया जला करके। ऐसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई वेस्ट या ई कचरा कहलाते हैं, है ना। पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, है ना, या पुराने और कैसेट प्लेयर हैं, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, टीवी है, इनको आप फेंक देते हो ना, तो वो ई कचरा है। ई अपशिष्ट को लैंडफिल्स में गाड़ दिया जाता है या जलाकर भस्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप उनको रिसाइकल करें तो बहुत सारे उसके उपयोगी सामान फिर से उपयोग में आ सकते हैं। विकसित देशों में उत्पादित ई अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों, खासकर चीन, भारत या पाकिस्तान में निर्यात किया जाता है, जबकि तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल और स्वर्ण जैसे धातु पुनर्चक्र प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इनको निर्यात क्यों करते पता है? यहाँ के मजदूरों से रिसाइकलिंग कराने के लिए। विकसित देशों में ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन विकासशील देशों में यह कार्य प्रायः हाथ से किया जाता है। देखिए यहाँ मजदूर मिलते हैं, इसलिए इस प्रकार इस कार्य से जुड़े कर्मियों पर ई अपशिष्ट में मौजूद विषैले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल पुनर्चक्रण है, यदि इसे पर्यावरण अनुकूल या हितैषी तरीके से किया जाए। भाई अगर हाथ से उनको उनके पार्ट्स को अलग अलग करके निकालते हैं ना, तो उनके जहरीले जो कंटेंट हैं, हेवी मेटल से उनके कांटेक्ट में आते हैं लोग और वो बीमार पड़ते हैं। तो उसके बजाय उनको मशीनों के द्वारा रिसाइकल किया जाए तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ऐसा मानना है। कृषि रसायन और उनके प्रभाव। कृषि रसायन में जो सबसे खतरनाक है वो है कीटनाशक या कवकनाशक या फिर अपतृणनाशक। तो ये चीज़ें जो हैं खतरनाक दवाइयाँ हैं, खतरनाक जहर हैं। आप इनको छिड़क दे रहे हैं, उनसे कीड़े मरे न मरे वो तो अपनी बात है, और अगर मर भी जाते हैं तो भी उनके जो मतलब जो इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, ये पानी में घुल करके चले जाते हैं। और पानी कहाँ जाएगा? तो आपके या तो नदी तालाब में जाएंगे, या कुओं में जाएंगे, या बोर में जाएंगे, भूमिगत जल में जाएंगे। तो हर जगह आज कीटनाशक पानी में पहुँच गए हैं। और इन कीटनाशकों के कारण जो सबसे गंभीर रोग लोगों को हो रहा है वो है कैंसर। आप देखिए कि आज कैंसर कितना ज़्यादा मतलब लोगों के घरों में फ्रिक्वेंटली हो रहा है। हर कुछ घरों में आपको कोई ना कोई कैंसर पेशेंट मिल रहा है। और जिन गाँवों में लोग खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि पंजाब के कुछ गाँवों में जहाँ ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया गया है पिछले 10, 15, 20 सालों में, वहाँ हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई कैंसर पीड़ित हो रहा है। सोचिए कितना खतरनाक चीज़ है। और लेकिन आज भी हमारे किसान भाई जो हैं सिर्फ इनको छिड़क दे रहे हैं, ये सोच कर कीड़े मर जाए और हमारी फसल बच जाए। ठीक है, फसल बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए हम जैविक तरीके भी अपना सकते हैं। जैविक कीटनाशक भी बनते हैं और हर्बल कीटनाशक भी बनते हैं, वो भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। बस हमको बनाना आना चाहिए, जो कि
बहुत कम खर्चे में बन जाते हैं, लगभग नहीं के बराबर खर्चे में, है ना। तो वो आपको बनाना चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग सरकार को देनी चाहिए लोगों को, है ना। हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैव यानी अकार्बनिक उर्वरक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी केमिकल फर्टिलाइजर, और पीड़कनाशी का प्रयोग, पीड़कनाशी मतलब वही कीटनाशक वगैरह, पीड़क मतलब जो हमको पीड़ा दे, जो हमको नुकसान करे, ऐसा उनका नाश करना, इनका प्रयोग कई गुना बढ़ गया है। और अब पीड़कनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है, क्योंकि अब लोग कम काम करना चाहते हैं, मतलब खेतों में, और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना चाहते हैं। ये सभी अलक्ष्य जीवों जो मृदा पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, केले विषैले हैं, है ना। भाई हमारे पर्यावरण में हानिकारक जो कीट हैं, उनके अलावा लाभदायक कीट भी तो हैं, या लाभदायक पशु पक्षी भी तो हैं, उनको भी ये नष्ट कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि स्थानीय पारितंत्र में उन्हें जैव आवर्धित बायोमैग्नीफाइड किया जा सकता है। मतलब ये है कि वो धीरे 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 जीवों के शरीर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले पानी में आया, फिर पानी में जो सबसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनमें आया, फिर उनको खाने वाले उनमें आया, उनमें उनको मतलब इनमें उनकी मात्रा बढ़ते जा रही शरीर में, क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते हैं, और वसा हमारे शरीर में एकत्र होता है, वो निकल नहीं पाता है। जैसे जल में घुलनशील रहता तो वो जल में घुलता तो यूरिन में निकल जाता, तो हमारे शरीर को कम नुकसान करता और रुकता नहीं, लेकिन वो वसा में घुलनशील है, तो शरीर में रुक करके उसकी मात्रा बढ़ते जा रही शरीर में, और इसके कारण से वो जहर है शरीर के लिए। हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाते जाने से जलीय पारितंत्र बनाम सुपोषण पर क्या असर होगा। ये सुपोषण भी मैंने आपको बताया है, यूट्रॉफिकेशन, कि भाई आपने उर्वरकों का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन वो पानी में घुल करके तालाबों में, नदियों में जा रहे हैं, और वहाँ खरपतवारों के वृद्धि को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पादपों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, और वहाँ पर जो जलीय पौधे हैं, आइकॉर्निया, पिस्टिया, ये सब जो हैं, वाटर हाइसिंथ, इनकी ग्रोथ को बढ़ा दे रहे हैं। तो जितना आपको फायदा नहीं हो रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसलिए कृषि वर्तमान समस्याएं अत्यंत गंभीर हैं। तो कृषि में हम इन चीज़ों का प्रयोग बंद कर सकते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो, क्योंकि सरकार जब तक इनका प्रोडक्शन नहीं बंद करवाएगी, जो हानिकारक चीज़ें हैं, तब तक लोग इनका प्रयोग बंद नहीं करेंगे, और वो दूसरे विकल्पों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है करना, है ना। दूसरे विकल्प थोड़े से मुश्किल होते हैं, हालांकि हम करें तो एक बार सेटअप बैठने के बाद वो ज़्यादा आसान हो जाते हैं और कम खर्चीले हो जाते हैं। जैव खेती एक केस अध्ययन। देखिए, हम जैविक खेती में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ आपको क्या है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर एक रमेश चंद्र डागर का दिया हुआ है, हाँ ये तो है, ठीक है, रमेश चंद्र डागर। देखिए, ये एक व्यक्ति हैं हरियाणा में, सोनीपत जिला। इन्होंने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या करते हैं, जैसे एक बड़ा एरिया है, आपके पास खेत है 10-20 एकड़ 50 एकड़ का, तो उसमें अलग अलग छोटा छोटा एरिया जो बना दिए, 2-2 एकड़ 1-1 एकड़ का, कि एक कोने में हमने पशुपालन कर लिया, एक तरफ हम मधुमक्खी पालन कर लिए, एक तरफ पशुओं के लिए चारा उगा रहे हैं, एक तरफ हम फल सब्जियां उगा रहे हैं, एक तरफ हम धान चावल उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, है ना, और एक तरफ हमने बायोगैस प्लांट लगा दिया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि उसकी जो एक दूसरे की ज़रूरतें हैं ना, वो अंदर ही अंदर पूरी हो रही हैं। मतलब जैसे गोबर खाद बनाना है तो पशु से मिल गया, है ना, उससे गोबर गैस बन गया, गोबर गैस से हम बिजली बना सकते हैं और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, है ना, और जो चारा है वो पशुओं के उगा लिए, फिर इधर मतलब एक दूसरे की ज़रूरत को पूर्ति कर रहा है। आपको ना बाहर से उर्वरक खरीदना पड़ रहा है, ना बाहर से कीटनाशक लेना पड़ रहा है, और ना बाहर से बिजली लेना पड़ रहा है, कुछ नहीं, और सिर्फ वो प्रोडक्शन दे रहे हैं और आपकी चौतरफा कमाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ करना, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाता है, संयुक्त कृषि कहलाता है एक प्रकार से। तो उसको जीरो वेस्ट कृषि हम कहते हैं, जो यहाँ पर इसको बताया गया है। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, देखिए आपको पता है ना कि रेडियो सक्रिय का मतलब रेडियो एक्टिव केमिकल्स। जैसे कि हम रिएक्टर्स चलाते हैं जिसमें बिजली बनाते हैं परमाणु ऊर्जा से,
और फिर दूसरा कि परमाणु बम जो होता है उसका टेस्टिंग भी करते हैं अपन। इन दोनों जगहों से ना बहुत सारा रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं, और जब लोग इनके संपर्क में आते हैं तो उनको रेडियो एक्टिव का जो प्रभाव पड़ता है उससे शरीर में जगह जगह कैंसर हो जाते हैं। जैसे पहली समस्या आपने देखी कि जब 1945 में नागासाकी हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया, तो वहाँ लाखों लोग तो मर ही गए, लाखों लोग घायल हो गए, और आज भी वहाँ पर रेडियो एक्टिव की जो रेडियो एक्टिविटी है उसका प्रभाव है, आज भी वहाँ पर विद्यमान है। वहाँ आज भी कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है वहाँ बच्चे को जन्म देती है तो वो विकलांग पैदा होता है, बहुत दिक्कत है, वहाँ लोगों की उम्र कम हो गई थी। तो ये रेडियो एक्टिव जो सक्रिय पदार्थ हैं जिनमें यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, रेडियम हो सकता है, ये बहुत सारे जो समस्थानिक होते हैं इनके, ये हो सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा प्रभाव स्किन कैंसर का होता है, ल्यूकीमिया होता है, मतलब ब्लड कैंसर होता है। तो इनका मतलब सही ढंग से उपचार करना, इनको सही ढंग से इनका निपटारा करना बहुत ज़रूरी है। तो लोग क्या करते हैं इसके लिए, वैज्ञानिक लोग, कि मोटे मोटे स्टील की जो पेटियाँ होती हैं उनमें इनको भर करके सैकड़ों मीटर नीचे दफना दी जाती है, जिससे लगता है कि अब ये हमको उतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वो कभी ना कभी आगे फ्यूचर में नुकसान कर सकते हैं। ये देखिए 500 मीटर गहराई में इनको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये एक क्लास और हमको लगेगी तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।